कई बार हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी की शुरुआत कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट के आने के बाद ही हुई, लेकिन ये गलत है क्योंकि लगभग 1800 साल पहले चीन में एक आविष्कारक ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो भूकंप का पता लगा सकती थी, भले ही आसपास के लोग उसे महसूस न कर पाएं। ये ना तो मोबाइल फोन था, ना ही कंप्यूटर और ना ही कोई आधुनिक मशीन। ये एक बड़ा कांस्य पात्र था जिसके किनारों पर ड्रैगन और नीचे मेढक बने हुए थे। इसकी बनावट अजीब थी, लेकिन ये कोई सजावट नहीं थी। ये एक प्राचीन भूकंप डिटेक्टर था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार सबसे पहला ज्ञात सीस्मोस्कोप चीनी विद्वान जांग हेंग ने 132 ईस्वी में बनाया था। दरअसल हान राजवंश के समय में चीन में भूकंप का बहुत डर था। जब भूकंप आता था तो सिर्फ घर ही नहीं टूटते थे, लोगों का अपने शासक पर से भरोसा भी टूट जाता था। उस समय बहुत से लोग मानते थे कि जब कोई बड़ी आपदा आती है तो यह संकेत हो सकता है कि स्वर्ग अब सम्राट के पक्ष में नहीं है। इसलिए शाही दरबार के लिए यह बहुत जरूरी था कि उन्हें तुरंत पता चले कि भूकंप कहां आया है। ऐसा नहीं था कि वे आपदा को रोक सकते थे, बल्कि ताकि वे तुरंत प्रभावित जगह पर मदद भेज सकें। और यहीं पर जियांग हेंग सामने आते हैं। वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, वह एक खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, इंजीनियर और सरकारी अधिकारी थे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करना चाहूंगा। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी मदद है। तो चलिए शुरू करें। साइंस म्यूजियम ग्रुप के अनुसार जियांग हेंग खगोलशास्त्र, गणित और भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे और उनका उपकरण भूकंप का पता लगाने वाले सबसे पहले ज्ञात यंत्रों में से एक था। वो जो उन्होंने बनाया मशीन जैसा नहीं दिखता, बल्कि एक बड़े कांस्य जार जैसा है जिसके चारों ओर 8 ड्रैगन सिर हैं। हर ड्रैगन के मुंह में एक छोटी कांस्य की गेंद है। नीचे 8 कांस्य के मेंढक हैं जिनके मुंह खुले हुए हैं। जब दूर कहीं भूकंप आता है तो ड्रैगन के मुंह से एक गेंद गिरकर मेंढक के मुंह में चली जाती है, और जिस ड्रैगन ने गेंद गिराई वही बताएगा कि झटका किस दिशा से आया है। यह ये नहीं बताता कि झटका कितना तेज था। यह आधुनिक सिस्मोग्राफ की तरह ग्राफ भी रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन उनके समय के लिए यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय अगर किसी दूर दराज के प्रांत में भूकंप आता था तो खबर राजधानी तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। जियांग हेंग के उपकरण से तुरंत पता चल सकता था कि दूर भूकंप आया है या नहीं। बुक ऑफ लेटर हान के अनुसार एक बार राजधानी में भूकंप महसूस नहीं हुआ, फिर भी उपकरण ने काम किया। इसके कुछ दिन बाद खबर आई कि साम्राज्य के पश्चिमी हिस्से में सच में भूकंप आया था। महल शांत था, कोई हिल नहीं रहा था, फर्श में कोई दरार नहीं थी, दीवारें भी नहीं कांप रही थीं। अचानक कांच से गेंद गिरने की आवाज आई, जो उस समय के लोगों के लिए जादू जैसा था। लोग सोचने लगे, कांस्य पात्र को कैसे पता चला कि भूकंप आया, जबकि इंसान ने महसूस भी नहीं किया। ये कैसे बता सकता है कि कंपन कहां से आया? इसलिए कुछ लोगों को शक होना हैरानी की बात नहीं थी। कुछ अधिकारी इसे धोखा, अजीब तमाशा या ऐसी चीज मान सकते थे जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो। सबसे अहम बात यह है कि यह डिवाइस दिखाता है कि इंसान लंबे समय से अवलोकन, डिजाइन और इंजीनियरिंग से दुनिया समझने की कोशिश कर रहा है। असल में जांग हेंग की मशीन आज के उपकरणों जैसी नहीं थी, पर उन्होंने उस समय इसका इस्तेमाल किया। मैं जोड़ दूं कि जांग हेंग का असली डिवाइस अब नहीं है। इसकी जानकारी पुराने रिकॉर्ड्स और आधुनिक पुनर्निर्माण से मिली है। यह हैरान करने वाली बात है कि पुराने समय में भी ऐसा डिवाइस था। जांग हेंग का यह आविष्कार अद्भुत है। यह उस समय बनाया गया था जब ना तो बिजली थी, न सैटेलाइट्स, न सेंसर और न ही इंटरनेट। सिर्फ कांस्य की यांत्रिक डिजाइन और गति की समझ से उसने एक ऐसा उपकरण बनाया जो विज्ञान के इतिहास का अहम हिस्सा बन गया। यहीं से बड़ा सवाल उठता है, अगर उस समय ऐसे आविष्कार थीं, तो कितनी प्राचीन जानकारियां और उपकरण खो या नष्ट हो गए होंगे, फेंक दिए गए या अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि कभी-कभी तकनीक का इतिहास सीधा ऊपर की ओर नहीं बढ़ता। कभी-कभी ऐसे समय आते हैं जब इंसान ने कोई अद्भुत चीज इजाद की, फिर दुनिया उसे भूल गई। समय के साथ जांग हेंग के डिवाइस का असली डिजाइन और मशीन खो गई। कोई स्पष्ट ब्लूप्रिंट नहीं बचा, सिर्फ पुराने रिकॉर्ड हैं जिनमें कांस्य पात्र, ड्रैगन, मेंढक
और भूकंप पर गिरने वाली गेंदों का जिक्र है। इसीलिए सालों तक लोग पूछते रहे, क्या ये सच हुआ था या बस कहानी है जो समय के साथ बढ़ी चढ़ी गई। यहां स्पष्ट होना जरूरी है, हमारे पास असली डिवाइस नहीं है, इसलिए हम 100% नहीं कह सकते कि इसके अंदरूनी हिस्से असल में कैसे दिखते थे। शोधकर्ताओं के पुनर्निर्माण और अध्ययन से इसके काम करने का एक संभावित स्पष्टीकरण मिलता है, जो जादू नहीं बल्कि भौतिकी है। कल्पना कीजिए कि आप बस के अंदर खड़े हैं। जब बस अचानक रुकती है तो आपका शरीर आगे की ओर धकेलता है। आप अपनी इच्छा के बिना आगे बढ़ जाते हैं। यह तब होता है जब आपकी गाड़ी अचानक रुकती है। यही इनर्शिया की सरल अवधारणा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी पुरानी गति या स्थिति में बनी रहना चाहती हैं, लेकिन किसी बाहरी शक्ति के कारण विचलित हो जाती हैं। झांग हेंग के सिस्मोस्कोप में भी संभवतः यही सिद्धांत था। बड़े कांस्य पात्र में शायद कोई भारी हिस्सा पेंडुलम जैसा लटक रहा था। इसलिए जब दूर के भूकंप से हल्की सी कंपन आती है तो वेसल का शरीर थोड़ा सा हिल सकता है, लेकिन अंदर का भारी पेंडुलम जड़त्व के कारण तुरंत उस हरकत के साथ नहीं हिलता। वहीं पर हल्की सी गति में फर्क आ जाता है। वो फर्क छोटा होता है, लेकिन इतना होता है कि लीवर को धक्का दे सके। लीवर हिलने पर ड्रैगन के मुंह का मैकेनिज्म खुल जाता है। इसके बाद कांस्य की गेंद नीचे में रखे मेंढक के मुंह में गिर जाती है। और क्योंकि चारों ओर 8 ड्रैगन हैं, इससे यह दिखाया जा सकता है कि कंपन किस दिशा से आया है। बस अब सुनिए। लेकिन 132 ईस्वी में यह विचार बहुत गहरा था, क्योंकि उस समय न तो कोई आधुनिक सिस्मोग्राफ था, न ही कोई कंप्यूटर जो भूकंप की तरंगों को पढ़ सके, न ही कोई सैटेलाइट था और न ही कोई तेज संचार व्यवस्था थी जिससे तुरंत पता चल सके कि कहां आपदा आई है। इसलिए जियांग हेंग का किया सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि शुरुआती चेतावनी का एक विचार था। यह भूकंप को नहीं रोकता, ये इसकी सटीक तीव्रता नहीं बताता, लेकिन ये जरूर बता सकता है कि किसी दिशा में कंपन हुआ है। जब खबरें धीरे धीरे पहुंचती थीं, तो यह बड़ी बात थी। अगर पूंजी को जल्दी पता चले कि कोई प्रांत तबाह हुआ है, तो मदद भी जल्दी भेजी जा सकती है। यहां हम देख सकते हैं कि प्राचीन तकनीक हमेशा आदिम या सिर्फ पुरानी नहीं होती। कभी कभी सामग्री बहुत साधारण होती है, बस कांसा, एक गेंद, एक लीवर, एक पेंडुलम। लेकिन जब डिजाइन सही होता है तो परिणाम बहुत शक्तिशाली होता है। और अब चीन से हम एक और तरह के प्राचीन रहस्य की ओर बढ़ेंगे। अब कोई बड़ी कांस्य मशीन, भूकंप या महल नहीं, बस लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा एक छोटा सा रोमन कप है। पहली नजर में ये आम लग्जरी ग्लास लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर इसकी अनोखी खासियतें खोजीं। इसे लाइकर्गस कप कहा जाता है। ब्रिटिश म्यूजियम के अनुसार यह 4वीं सदी का लेट रोमन ड्रिंकिंग कप है, जो कांच का बना है और इसमें राजा लाइकर्गस का दृश्य है। ये ब्रिटिश म्यूजियम में है और अपनी खास रंगत के लिए प्रसिद्ध है। सामने से रोशनी पड़ने पर इसका कांच हरा दिखता है, लेकिन जब रोशनी पीछे से आती है या कप के अंदर से गुजरती है तो ये लाल हो जाता है। ये एक साधारण गिलास जैसा है जो रोशनी के हिसाब से अचानक रंग बदलता है। अगर कोई बच्चा इसे देखे तो कह सकता है कि यह जादू जैसा है, लेकिन इसका कारण जादू नहीं है। इसे डाइक्रोइक ग्लास कहा जाता है। इसका मतलब है कि दिखने वाला रंग इस पर निर्भर है कि रोशनी कैसे गुजरती या टकराती है। और यहीं पर रोमन कप और भी ज्यादा अद्भुत हो जाता है, क्योंकि इसका राज कांच में मिले हुए बेहद छोटे कणों में छुपा है। ब्रिटिश म्यूजियम में बताए गए अध्ययनों के अनुसार लाइकर्गस कप के कांच के अंदर सोने और चांदी के कण हैं, लेकिन ये बहुत बड़े नहीं हैं। ये धातु के इतने बड़े टुकड़े नहीं हैं जिन्हें आंखों से देखा जा सके। ये बहुत ही छोटे हैं। ये नैनो स्केल पर हैं। इसे और आसान तरीके से समझने के लिए एक बाल की कल्पना कीजिए और उसे बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। कांच के कण बालों से बहुत छोटे होते हैं, जिससे इनका प्रकाश पर अलग असर पड़ता है। अलग दिशा से रोशनी आने पर रंग बदलता है, इसलिए सामने से हरा दिखता है। जब रोशनी कांच के पार जाती है, ये लाल हो जाता है, जैसे कप में गुप्त स्विच हो। लेकिन वो बटन नहीं, खुद रोशनी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई साधारण पेंट नहीं है। ये कोई आम रंग नहीं है जो ऊपर लगाया गया हो। रंग खुद उस तरीके से आता है जिसमें छोटे छोटे धातु के कण कांच में मिलाए जाते हैं। कप पर एक जैसा असर दिखाता है कि यह साधारण दुर्घटना नहीं थी। सिर्फ पिघले कांच में सिक्का गिरने जैसी बात नहीं थी। संभवतः रोमन कांच
निर्माता सामग्री मिलाने की जानकारी रखते थे, भले ही वे नैनो टेक्नोलॉजी शब्द न जानते हों। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास माइक्रोस्कोप था या वे विज्ञान को आज के वैज्ञानिकों की तरह समझते थे। ये साफ है कि उनके पास व्यवहारिक ज्ञान था। वे जानते थे कि सही मिश्रण, तापमान और प्रक्रिया से कांच में अनोखा नतीजा आता है। हम अक्सर प्राचीन दुनिया के बारे में यह भूल जाते हैं कि वे भले ही आज जैसी सारी सूत्र न जानते हों, फिर भी ट्रायल और एरर में माहिर थे। वे बार बार सामग्रियां आजमाते थे। वे ध्यान देते थे कि क्या बदल रहा है। वे याद रखते थे कि कौन सा मिश्रण काम आया और वे तकनीक को अगले कारीगर को सौंप देते थे। इसलिए लाइकर्गस कप सिर्फ एक सुंदर गिलास नहीं है, यह एक सबूत है कि प्राचीन कारीगरों का कौशल स्तर बहुत ऊंचा था। वे ऐसी चीजें बना सकते थे कि आज का आधुनिक इंसान भी रुक जाए और सोचने लगे कि उन्होंने ये कैसे किया। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस कप के पीछे जो विचार है, उसका संबंध आधुनिक विज्ञान से है। आजकल वैज्ञानिक प्रकाश में छोटे धातु कणों के व्यवहार का उपयोग अलग अलग तकनीकों में करते हैं। इसमें सेंसर और चिकित्सा अनुसंधान भी शामिल है। पहले जो चीज अमीरों की दावत में मेहमानों को प्रभावित करती थी, वही अब आधुनिक विज्ञान को नई सोच दे रही है। यही प्राचीन आविष्कारों की खासियत है। अक्सर हमें लगता है कि यह सिर्फ कला या सजावट है, यह अमीरों का दिखावा लगता है, लेकिन विज्ञान इसके पीछे की असली इंजीनियरिंग दिखाता है। जियांग हेंग का सिस्मोस्कोप दिखाता है कि प्राचीन चीन ने गति और जड़ता से भूकंप का पता लगाया। लाइकर्गस कप दिखाता है कि कैसे रोमन कारीगरों ने बेहद छोटे कणों का इस्तेमाल करके रोशनी के रंग को नियंत्रित किया। दोनों की दुनिया अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग है। एक का उद्देश्य आपदा के लिए है, एक का उद्देश्य विलासिता और प्रदर्शन के लिए है, लेकिन दोनों कुछ न कुछ दिखाते हैं। प्राचीन लोग मूर्ख नहीं थे, वे अंधेरे में बस अंदाजा नहीं लगाते थे। उनमें से कुछ ने धैर्यपूर्वक अवलोकन किया, प्रयोग किए और ऐसी चीजें बनाई जो उनके समय की हमारी अपेक्षाओं से कहीं आगे थीं। और अगर वे पृथ्वी की गति और कांच में प्रकाश के खेल को समझ सकते थे, तो स्वाभाविक है कि एक और सवाल आगे आएगा। अगर उस समय ऐसी जानकारी थी, तो क्या यह संभव है कि उस समय भी कुछ लोग थे जिन्होंने एक और चीज देखी हो, एक दृश्यमान शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन आप इसे धातु में बहने पर महसूस कर सकते हैं। वही शक्ति जिसे आज बिजली कहते हैं। लेकिन प्राचीन तकनीक में एक चीज है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हर रहस्यमय चीज पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। अजीब कलाकृति पर लोग अक्सर बढ़ा चढ़ाकर कहानी बना देते हैं और कभी-कभी इसे खोई हुई उन्नत सभ्यता का प्रमाण बता देते हैं। कभी-कभी वे कहते हैं कि उस समय भी बिजली थी, जिसे वे अपने बड़े-बड़े रहस्यों के लिए इस्तेमाल करते थे। इस डॉक्यूमेंट्री में हम बस यूं ही प्रचार के पीछे नहीं चलेंगे। हम देखेंगे कि सबूत वास्तव में किस बात का समर्थन करते हैं। और यहीं पर आता है सबसे विवादास्पद प्राचीन वस्तुओं में से एक, जो बगदाद, इराक के पास मिली थी। इसे बहुत लोग बगदाद बैटरी कहते हैं। दिखने में यह बहुत साधारण है, एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा, उसके अंदर एक तांबे का सिलेंडर और बीच में एक लोहे की छड़। यह सुनकर यह एक साधारण बैटरी जैसा लगता है। इसमें दो अलग-अलग धातुएं हैं और तरल भी डाला जा सकता है। इसलिए जब कुछ शोधकर्ताओं ने पहली बार इस पर चर्चा की, तो किसी ने सुझाव दिया कि शायद इसका इस्तेमाल कमजोर विद्युत धारा बनाने के लिए किया गया था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह कलाकृति 1936 में मिली थी और आमतौर पर इसे पार्थियन या ससानियन काल से जोड़ा जाता है। लेकिन आज तक भी इसका असली इस्तेमाल साफ नहीं है। यही बड़ा सवाल है। अगर ये बिजली बना सकता है, तो उसका उपयोग क्या था? तब न मोबाइल थे, न बिजली के बल्ब, मोटर, चार्जर या उपकरण नहीं था। इसीलिए कुछ लोगों ने और भी बड़ी थ्योरीज बनाई। कुछ ने कहा कि शायद इसे प्राचीन प्रकाश के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कुछ ने कहा कि शायद इसे मंदिर के अनुष्ठानों में इस्तेमाल किया गया था। कुछ ने कहा शायद इसका इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जाता था, मानो पुजारियों के पास कोई शक्ति हो। लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। बगदाद बैटरी के मंदिरों या पिरामिडों को रोशन करने का कोई ठोस सबूत नहीं है। इसका भी कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि यह किसी बड़ी विद्युत प्रणाली से जुड़ा था। और कई पुरातत्वविदों के अनुसार यह अब भी एक पुष्टि की गई सच्चाई के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है कि यह वास्तव में प्राचीन काल में इस्तेमाल की गई बैटरी थी। कुछ मान्यताएं हैं
कि यह स्क्रॉल्स या अनुष्ठानिक वस्तुओं का कंटेनर हो सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि इसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं है। दो अलग धातुओं और अम्लीय तरल जैसे सिरका या नींबू रस से प्रतिकृति बनाने पर हल्का वोल्टेज बनता है, जो ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता। ये घर को रोशन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये किसी मशीन को चलाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि एक साधारण रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली उत्पन्न हो सकती है। इसे आसान तरह से समझने के लिए उस खिलौना टॉर्च को याद करें जिसकी बैटरी कमजोर है, उसमें हल्की रोशनी रहती है। हम यह जिस शक्ति की बात कर रहे हैं वही है। अगर ये बैटरी भी है तो प्राचीन बिजली वाले शहर का प्रमाण नहीं है। इसका उपयोग शायद बहुत साधारण रहा होगा। कुछ लोगों का मानना है कि यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल हुआ होगा। इसका मतलब है कमजोर बिजली का इस्तेमाल करके किसी दूसरी चीज की सतह पर धातु की पतली परत चढ़ाना। उदाहरण के लिए, आपके पास तांबे से बनी कोई छोटी चीज है, सही घोल में रखकर बिजली का करंट देने पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ सकती है, लेकिन हमें फिर भी ईमानदार रहना होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सिद्धांत दिलचस्प है, लेकिन इसे अभी तक सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। अभी तक ऐसा कोई पर्याप्त पुरातात्विक प्रमाण नहीं है कि इस कलाकृति का यही इस्तेमाल हुआ था। इसलिए कहना बेहतर है कि बगदाद बैटरी एक रहस्यमय वस्तु है, जिसका डिजाइन बैटरी जैसा है, पर असली उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ये इसलिए नहीं कि प्राचीन काल में बिजली की सभ्यता थी, बल्कि ये बताता है कि इतिहास को सोचते समय कैसे विचार करना चाहिए। हर अजीब चीज जादू या नकली नहीं होती। कई बार सही जवाब बीच में होता है। संभावना तो है, लेकिन सबूत अभी भी कम है। और जब बगदाद बैटरी पर अभी भी बहस चल रही है, एक और कलाकृति है जिसके सबूत और भी स्पष्ट हैं। एक ऐसी चीज जो अब सिर्फ संभव नहीं बल्कि सच है। एक ऐसी चीज जिसने प्राचीन दुनिया की बेहद ऊंची यांत्रिक कौशल को सच में दिखाया। यह है एंटीकिथेरा मैकेनिज्म। 1900 के शुरुआती दौर में कुछ गोताखोरों ने ग्रीस के एंटीकिथेरा द्वीप के पास एक प्राचीन जहाज के मलबे की खोज की। समुद्र के नीचे उन्हें सिर्फ साधारण पत्थर ही नहीं मिले, वहां मूर्तियां थीं, प्राचीन वस्तुएं थीं और ऐसी चीजें थीं जो एक डूबे हुए जहाज से आई थीं। लेकिन सबसे अहम चीज उन्होंने तुरंत नहीं पहचानी, कांस्य का जंग लगा ढेला जो टूटा फूटा टुकड़ा सा लग रहा था। अगर आप उसे देखते तो शायद उसे कचरा समझते, लेकिन टूटने पर शोधकर्ताओं ने अंदर कुछ अप्रत्याशित देखा। वहां गियर थे, छोटे छोटे गियर। यह कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं था, यह एक मशीन थी, और सिर्फ कोई आम मशीन नहीं थी। आधुनिक अध्ययनों के अनुसार एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म एक प्राचीन ग्रीक हाथ से चलने वाला उपकरण था, जिसका उपयोग सूर्य, चंद्रमा और खगोलीय चक्रों की गति की गणना करने के लिए किया जाता था। इसे कई शोधकर्ता सबसे पहली ज्ञात एनालॉग कंप्यूटर भी कहते हैं। इसे सरलता से समझने के लिए एक छोटे लकड़ी के डिब्बे की कल्पना करें, जिसमें कई कांस्य गियर जुड़े हैं। जब आप हैंडल घुमाते हैं तो पॉइंटर हिलते हैं। यह कोई स्क्रीन वाला कैलकुलेटर नहीं है, यह कोई कीबोर्ड वाला कंप्यूटर नहीं है, लेकिन यह आकाश में महत्वपूर्ण गतियों को दिखा सकता है। यह इंसान को सूर्य और चंद्रमा के चक्रों को जानने में मदद कर सकता है। +1 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार एंटीकिथेरा मैकेनिज्म में सारोस साइकिल के जरिए ग्रहण की भविष्यवाणी वाला हिस्सा है। ये एक चक्र है जिसे ग्रहणों के अध्ययन में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है ये कोई खिलौना नहीं है, यह कोई साधारण सजावट नहीं है, ये आकाश का एक यांत्रिक मॉडल है। आज के समय में जब हमें जानना होता है कि ग्रहण कब होगा, तो हम बस इंटरनेट खोल लेते हैं, पर उन्हें पहले गणित, अवलोकन और यांत्रिक कौशल चाहिए था। एंटीकिथेरा मैकेनिज्म खास है क्योंकि उन्होंने सिर्फ आकाश के पैटर्न नहीं समझे, बल्कि उसे मशीन भी बनाया। ज्ञान सिर्फ दिमाग या कागज तक सीमित नहीं था, उन्होंने इसे घूमने वाले गियर में बदला, जो कैलेंडर, खगोल विज्ञान उपकरण और कैलकुलेटर की तरह था। लेकिन एक आम बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बात को भी सही करना जरूरी है। ये लैपटॉप या सेलफोन जैसा कंप्यूटर नहीं था, इसमें बिजली नहीं थी, इसमें स्क्रीन और आधुनिक कंप्यूटर जैसी मेमोरी नहीं थी। एनालॉग कंप्यूटर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो भौतिक हिस्सों से गणना करता है या गणना के मुताबिक गति दिखाता है। यह पुराने मैकेनिकल कंप्यूटर जैसा है या गणना की गई गति दिखाता है।
जैसे कोई पुराना मैकेनिकल कंप्यूटर। जब गियर सही होते हैं तो घड़ी की सुई की चाल भी सही होती है। एंटीकिथेरा मैकेनिज्म में जब गियर सही होते हैं तो यह खगोलीय पिंडों के चक्र को दिखा सकता है और वहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह दिखाता है कि प्राचीन ग्रीक इंजीनियरों में बेहद सटीक मैकेनिज्म बनाने की क्षमता थी। उनके पास आधुनिक उपकरण न होते हुए भी उन्हें ज्योमेट्री, खगोलशास्त्र, धातुकर्म और यांत्रिक डिजाइन का ज्ञान था। वे सिर्फ मंदिर और मूर्तियां ही नहीं बनाते थे, वे जटिल मशीनें भी बनाते थे। सबसे दुखद यह है कि इतनी उन्नत गियर तकनीक लंबे समय तक गायब रही, इंसान की बुद्धि के खत्म होने से नहीं, बल्कि इसलिए कि ज्ञान की परंपरा आसानी से टूट जाती है। वर्कशॉप्स के नष्ट होने, शिक्षकों के जाने, रिकॉर्ड्स खोने या प्रोजेक्ट्स को फंड करने वाले शहरों के गिरने से निर्माण की पूरी परंपरा समाप्त हो सकती है। कभी कभी टेक्नोलॉजी का इतिहास हमेशा आगे नहीं बढ़ता। कुछ समय ऐसे होते हैं जब यह ऊपर उठता है, कुछ समय ऐसे होते हैं जब यह गिर जाता है, और कुछ समय ऐसे होते हैं जब यह समुद्र के नीचे दब जाता है, हजारों सालों तक फिर से खोजे जाने का इंतजार करता है। सिर्फ खगोल शास्त्र ही नहीं, प्राचीन इंजीनियरों ने यांत्रिकी भी अपनाई। प्राचीन दुनिया के दूसरे हिस्सों में कुछ मशीनें ऐसी बनाई गई थीं जो ग्रहण की गणना के लिए नहीं, बल्कि इंसानों की नजर में चमत्कार करने के लिए बनाई गई थीं। यह अलेक्जेंड्रिया के हीरो का नाम आता है। हीरो एक ग्रीक इंजीनियर और गणितज्ञ थे जो अलेक्जेंड्रिया में रहते थे, पहली सदी में 8-2। वो ऐसे उपकरणों के लिए प्रसिद्ध हैं जो हवा, पानी, गर्मी और दबाव का उपयोग करते हैं। अपनी किताब न्यूमेटिका में उन्होंने इन शक्तियों से चलने वाली कई मशीनों का वर्णन किया है। हीरो की मशीनों पर किए गए अध्ययनों के अनुसार उनकी कुछ डिवाइस आग, वायु दबाव, पानी और सरल यांत्रिक प्रणालियों का उपयोग स्वचालित गति बनाने के लिए करती हैं। उनके साथ जुड़ी सबसे प्रसिद्ध अवधारणाओं में एक है स्वचालित मंदिर के दरवाजे। इसका सरल स्पष्टीकरण यह है, कल्पना करें एक बड़ा मंदिर जिसके सामने भारी दरवाजे हैं। एक पुजारी वेदी के पास जाएगा, प्रार्थना करेगा और आग जलाएगा। कुछ समय बाद दरवाजा धीरे धीरे खुल जाएगा, भले ही कोई उसे छू नहीं रहा हो। उस समय के लोगों के लिए ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली हो। लेकिन सच तो यह है कि नीचे एक छिपा हुआ तंत्र था। जब वेदी गर्म होती है तो सील किए गए कंटेनर के अंदर की हवा भी गर्म हो जाती है। जब हवा गर्म होती है तो वह फैलती है और पानी को दूसरे बर्तन में धकेलती है। जैसे जैसे बर्तन में पानी भरता है वह भारी हो जाता है। वजन के कारण वह दरवाजे से जुड़ी रस्सी और पुली को खींचता है। इसी वजह से दरवाजा खुलता है। आग बुझने पर हवा ठंडी हो जाती है, पानी वापस बर्तन में चला जाता है, वजन हल्का होता है और दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है। आम आदमी की नजर में यह एक चमत्कार था, लेकिन इसके पीछे प्रक्रिया बहुत साधारण थी। आग, गर्मी, हवा, पानी, वजन, रस्सी और पुली, यही दरवाजे को चलाते हैं। हीरो ने सिर्फ ऑटोमेटिक दरवाजे ही नहीं बनाए, बल्कि वेंडिंग मशीन का भी शुरुआती वर्जन था। यह सॉफ्ट ड्रिंक या खाना नहीं देती थी, ये मंदिर में पवित्र जल देती थी। जब कोई व्यक्ति सिक्का डालता था तो वो एक छोटे लीवर पर गिरता था। सिक्के के वजन से लीवर हिलता था और वॉल्व खुल जाता था, पानी बाहर आ जाता था। सिक्का कंटेनर में गिरते ही लीवर अपनी जगह लौटता और वॉल्व बंद हो जाता था। यह साधारण लेकिन बहुत होशियार था। यह कुछ प्राचीन सिक्का डालने वाली मशीन जैसा था। यह दर्शाता है कि प्राचीन समय से इंसान सोचता था कि खुद चलने वाली मशीन कैसे बने। लेकिन हीरो का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार है आयोलिपिली। यह एक खोखला धातु का गोला है जो भाप से घूमता है। यह ऐसे काम करता है, नीचे पानी को गर्म किया जाता है, जब पानी उबलता है तो वह भाप बन जाता है। भाप धातु के गोले के अंदर जाती है और दो मुड़ी हुई नोजल से बाहर निकलती है। जैसे ही भाप बाहर निकलती है वह गोले को घुमाने के लिए उसे धक्का देती है। यह ऐसे है जैसे गुब्बारा छोड़ दिया जाए। जब हवा एक दिशा में निकलती है तो गुब्बारा दूसरी दिशा में चलता है। ऐसा ही आयोलिपिली के साथ भी होता है। इसी वजह से इसे अक्सर स्टीम इंजन से जुड़ी शुरुआती सोच माना जाता है। लेकिन यह बात साफ होनी चाहिए, यह वही स्टीम इंजन नहीं है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ट्रेनों व फैक्ट्रियों में था। यह भारी बोगियों को नहीं खींचता, यह बड़ी मशीन को नहीं चलाता। इसे स्टीम पावर का शुरुआती प्रदर्शन कहना ज्यादा सही होगा। इससे पता चला कि गर्मी और भाप से मूवमेंट हो सकता है, लेकिन तब इसका बड़ा उपयोग नहीं हुआ।
यही बड़ा सवाल है। अगर वे भाप की ताकत जानते थे तो प्राचीन समय में औद्योगिक क्रांति क्यों नहीं शुरू हुई? इसका जवाब ये नहीं है कि उनमें समझ की कमी थी। कई वजहों से यह व्यवहारिक नहीं बन सका। मुख्य कारण था भाप के दबाव के लिए मजबूत और सुरक्षित धातु के पुर्जे बनाना कठिन होना। अगर धातु कमजोर हो तो वह फट सकती है। अगर सील अच्छी न हो तो भाप बाहर निकल जाएगी। दूसरा, पानी को गर्म करने के लिए बहुत सारा ईंधन चाहिए होता है। इसके लिए लकड़ी, चारकोल या किसी और गर्मी के स्रोत की जरूरत थी। साथ ही बड़े कामों में इस्तेमाल का स्पष्ट कारण चाहिए था। पहले पानी की चक्कियां, जानवरों की ताकत और इंसानों की मेहनत या गुलामी इस्तेमाल होती थी। इससे अमीरों को महंगे, जोखिम भरे विकल्प नहीं अपनाने पड़ते थे। अगर इंसान या जानवर काम कर सकते हैं तो जटिल स्टीम मशीन की क्या जरूरत है? इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गुलामी ही वजह थी। ये उस समय की अर्थव्यवस्था का हिस्सा था। इसलिए हीरो के आयोलिपाइल से यह साबित नहीं होता कि रोमन साम्राज्य में ट्रेनें आने वाली थीं। इसे शुरुआती चिंगारी माना जा सकता है। इंसान ने भाप से मूवमेंट बनाना देख लिया था, पर दुनिया इसे इंडस्ट्री में बदलने के लिए तैयार नहीं थी। और यहीं पर हमें एक बड़ा सबक मिलता है। आविष्कार सिर्फ बुद्धि की बात नहीं है। चाहे आइडिया कितना भी अच्छा हो, फिर भी इसके लिए सही समय, सही सामग्री, सही औजार, सही अर्थव्यवस्था और सही वजह की जरूरत होती है ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। यही सबक दूसरी प्राचीन तकनीकों में भी मिलता है। जियांग हेंग का सेस्मोस्कोप दिखाता है कि प्राचीन चीन भूकंप का पता लगाने के लिए डिवाइस बना सकता था। लाइसर्गस कप दिखाता है कि रोमन कारीगर कांच में छोटे धातु के कणों की वजह से रंग बदलने वाला ग्लास बना सकते थे। बगदाद बैटरी दिखाती है कि हर रहस्य तथ्य नहीं होता, क्योंकि इसका असली उपयोग अब तक स्पष्ट नहीं है। एंटीकाइटेरा मैकेनिज्म यह दिखाता है कि प्राचीन यूनानी खगोलशास्त्र के लिए जटिल गियर बना सकते थे। और हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया की मशीनें दिखाती हैं कि उस समय भी इंसानों को ऑटोमेशन, वेंडिंग मशीन और स्टीम से चलने वाली मूवमेंट का आइडिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्रगति हमेशा लगातार नहीं होती। सिर्फ इसलिए कि इंसान ने कुछ आविष्कार किया है, इसका मतलब यह नहीं कि वह तुरंत दुनिया को बदल देगा। कई बार आविष्कार अपने समय से आगे होता है। कई बार उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। कई बार ज्ञान खो जाता है क्योंकि वो अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता। हमें प्राचीन दुनिया को कम नहीं आंकना चाहिए। उनके पास मोबाइल या कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन वे सिर्फ अंदाजे लगाने वाले साधारण लोग नहीं थे। उनमें से कई लोग अच्छे से निरीक्षण करना, प्रयोग करना और उपलब्ध सामग्री से मशीनें बनाना जानते थे। और यही इन कलाकृतियों का असली सबक है। बुद्धि हमारी पीढ़ी से नहीं शुरू हुई। इंसान पहले से जमीन, पानी, हवा, गर्मी, रोशनी, धातु और सितारों के उपयोग के तरीके खोजता रहा है। लेकिन ज्ञान की रक्षा जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षा का सिलसिला टूट जाए, रिकॉर्ड नष्ट हो जाएं, या जो लोग ज्ञान रखते हैं वे खो जाएं, तो चाहे कितना भी उन्नत ज्ञान हो, वह भी खो सकता है। और शायद किसी दिन कोई भविष्य की सभ्यता हमारे टूटे हुए मोबाइल फोन को ढूंढ ले। न बैटरी होगी, न सिग्नल, न इंटरनेट। वे इसे देखेंगे और पूछेंगे, यह क्या है? क्या यह शीशा है? क्या यह खिलौना है? या ये कोई अनुष्ठानिक वस्तु है? या ये उस सभ्यता का सबूत है जो कभी अपनी हथेली में रखे छोटे से चीज से पूरी दुनिया से बात कर सकती थी? वहीं हम ज्ञान का असली महत्व समझ पाएंगे। इंसान की सबसे महत्वपूर्ण खोज सिर्फ मशीन नहीं है, बल्कि ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की क्षमता है। अगर वह कड़ी टूट गई, तो चाहे हम आज कितने भी उन्नत क्यों ना हों, एक दिन हमारी दुनिया भी रहस्य बन सकती है।